स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। इसके लेखक हैं श्री राम परिहार जी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर श्री राम परिहार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फेफरिया गाँव में सन 1952 में हुआ। इनका जन्म हुआ था 1952 मध्य प्रदेश खंडवा जिले के अंतर्गत गांव फेफरिया में। शिक्षा के क्षेत्र में आपने पीएचडी एवं टी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। संप्रति प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खंडवा में आप कार्यरत हैं। तो ये वहाँ पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्राब्दी सम्मान, सारस्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि अनेक सम्मान से आपको जो है सम्मानित किया गया है। तो इनको अनेक प्रकार के सम्मान जो है प्राप्त हैं, सम्मानित इनको किया गया है। तो ये था श्री राम परिहार का छोटा सा जीवन परिचय। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाठ बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेखक ने अपने अमरकंटक यात्रा का वर्णन अपने इस पाठ में किया है, जो नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। तो चलिए पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की सारस्वत यात्रा का सुयोग बना। इनको जो है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का आमंत्रण मिलता है और इनको जो है अमरकंटक जाने का एक मौका जो है मिलता है। इसको, लेखक को। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। लेखक जो है पहले भी अमरकंटक जा चुके थे, लेकिन इस बार वो जो है कब जा रहे थे? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ माह के पहले दिवस में इनको जो है अमरकंटक जाना था, जब जो है बारिश हो रही थी। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे, प्रकृति नहा रही थी, वनस्पतियों की आंखों में सपने जाग रहे थे। तो ये जो है बरसात का मौसम था, आकाश में जो बादल हैं वो गिर रहे थे, मतलब बारिश हो रही थी, प्रकृति जो है नहा रही थी, और जो वनस्पति, जो पेड़ पौधे, उसकी आंखों में सपने जाग रहे थे, ये जो है खुशी से झूम रहे थे। आम्र वनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। यहाँ जो है आम्रवन यानी कि आम के पेड़ों का जो जंगल, इसी को आम्रवन बोला गया है। तो कोकिल यानी कि जो कोयल है, उसका स्वर वहाँ पर गूंज रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छो की बूंद जो है बूंद बूंद भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना, निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रकृति का जो सुंदरता का वर्णन लेखक अपने इस पाठ में किए हुए हैं। बता रहे हैं कि जो बादल है, बारिश है, वो हो रही थी, और ये जो है उसी बारिश में बहुत बढ़िया तरीके से कहाँ जा रहे थे? अमरकंटक जा रहे थे। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई का अर्थ खोज रहे हैं। तो जो वातावरण था बहुत ही शानदार था, बहुत ही उल्लासपूर्वक था, और प्रकृति का जो जो बारिश की जो फुहार थी वो इसको और ज़्यादा क्या बना रही थी? उल्लासपूर्ण बना रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मंदिर है वो दिया गया है चित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सुबह सुबह पेंडर रोड पहुँचे। मेरे मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय के प्राकृतिक विभाग के विद्वान प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहाँ पर मिल गए, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। ये जो है सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? पेंडर रोड चले जाते हैं अमरकंटक निकलने के लिए। तो वहीं पर जो है इनके उदयपुर के एक जो मित्र हैं, जो भी क्या थे? टीचर थे, वो यहाँ पर इत्तेफाक से अचानक इनको मिल जाते हैं। जो भी कहाँ जा रहे थे? अमरकंटक जा रहे थे, तो इनका जो मित्र है वो भी मिल जाता है। पानी बरस रहा था। हम पेंडर रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। बारिश हो रही थी और ये जो है अमरकंटक के लिए निकल पड़ते हैं। पेंडर रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर के जाता है। मैं जो है अमरकंटक नहीं गया हूँ, यदि आप जो है गए हैं तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि अमरकंटक का जो रास्ता है वो घने वनों से होकर के जाता है करके। फिर है अरण्याक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। आजू बाजू क्या थे? जंगल थे, और बारिश जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। तो आप जो है इमेजिन कर सकते हो कि कितना बेहतरीन ये जो यात्रा है वो होने जा रहा था। बादल सराय के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रुकते, बात करते, बतरस से अरावली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते। कहने का अर्थ ये है कि बादल जो है
जो सरई का जो ऊंचा जो पेड़ है, फुनगिया, जो इनका जो चोटी है, पेड़ों की चोटी, वहां पर जो है घिर रहे थे, मतलब आसपास छाए हुए थे और ये जो है बहुत अच्छे तरीके से बरस रहे थे। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता था। ये जो है जा रहे थे और वो जो अमरकंटक जो पहाड़ है उसका शिखर जो है बहुत दूर से इनको दिखाई देने लगता है। विंध्य और सतपुड़ा का संवेद विग्रह बढ़ई, सुदर्शन और मनोहारी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ इनको देखने को मिलता है, उसी में से विंध्य और जो सतपुड़ा जो श्रेणी है उसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है और बोला जा रहा है कि इनका जो संवेद जो विग्रह है वो कैसा था, बड़ा ही मनोहारी था। इसे मैकल कहते हैं, मतलब ये जो दोनों जो पर्वत श्रेणी है इनको जो है मेकल श्रेणी कहा जाता है। मेकल पर्वत की दाईं भुजा क्या है, विंध्याचल, और बाईं भुजा सतपुड़ा है। इसका जो दायां भुजा है उसको विंध्याचल बोला जाता है और जो बायां भुजा उसको जो है सतपुड़ा पर्वत कहा जाता है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा निनादित और प्रवाहित है और इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच से जो नर्मदा है वो बहती है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजूरी में नर्मदा का जल लहर लहर है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है। यह अपनी विराटता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए हैं। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो पर्वत है बहुत ही क्या है, विराट है, बहुत ही बड़ा है और ये पूरे भारत को पूर्व से लेकर के पश्चिम तक क्या देता है, हरियाली प्रदान करता है, प्राकृतिकता प्रदान करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बात आती है, दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धारा आकाश से झर रही है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई जो रजत धारा है वो, कोई जो पानी की जो धारा है वो कैसी आकाश से गिर रही थी। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास के समृद्ध है। चारों तरफ जो है हरा भरा हरियाली थी, हरियाली छाई हुई थी, पानी जो है गिर रहा था और ये जो है अमरकंटक जा रहे थे। ऊपर आसमान में बादलों की छिया छिलौती और धमा चौकड़ी मची थी, मतलब गरज चमक के साथ जो है बारिश हो रही थी। बादल आसमान असमान ही बरस रहा है और एक मोटा जलधार ऊपर से नीचे गिरते दिखाई दे रहा था। लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी है। यहाँ पर बार बार यही जो प्रकृति का जो चित्रण है वो लेखक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से उनको मजा आ रहा था इस यात्रा में और जो बारिश है वो हो रही थी और जो बादल है वो बहुत अच्छे तरीके से बरस रहे थे। और एक जो इनको जलधारा जो है देखने को मिलती थी और वो जो जलधारा थी किसकी थी, सोन जो नदी है उसकी थी। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंद्रा रोड से आते समय दिखाई देता है। ये जो सोन जो नदी है वो जो है अमरकंटक का क्या है, पूर्वी भाग है जो पेंडा रोड से आते समय इनको दिखाई पड़ता है। शहडोल या जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिम भाग के प्राकृतिक संसार को देखने का सुखद जो सुख है वो मिलता है। ये जो है किस तरफ से जा रहे थे, पेंडर रोड से जा रहे थे, तो ये जो है पूर्वी भाग है और यदि जबलपुर डिंडोरी मार्ग से जो है अमरकंटक पहुंचते तो उसका जो पश्चिमी भाग इनको देखने को मिलता है, वो भी बहुत ही क्या था, अद्भुत था, सुंदर था। सोन नद है, मतलब सोन नद यानी कि नदी है। सोनमुड़ा से निकल करके यह पूर्व में चला जाता है। ये कहाँ से निकलता है, सोनमुड़ा से निकलता है और पूर्व दिशा की ओर बहता चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियों से आगे जाकर यह गंगा में मिलती है और ये जो सोन नदी है वो कहाँ पर मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। सोन के जल द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व में समुद्र को देता है। ये जो सोन नदी है वो किसमें, गंगा नदी में जा करके मिल जाती है और अंत में ये जो है पूर्व दिशा में समुद्र की ओर जा करके मिल जाता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को देती है और ये जो नर्मदा है उसका जो जल है वो किधर चला जाता है, पश्चिम की ओर चला जाता है और समुद्र में मिल जाता है। दोनों ही दशा में और दिशा में इसके आसपास की जमीन नम होती है। यह जमीन का गीलापन कई कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग में दे रहा है। दोनों ही दिशा और दशा में यदि हम बात करें तो इसकी जो जमीन है वो कैसी है, नमी है, हरियाली पूर्ण है और ये जो है अनेक प्रकार से जीव जंतुओं और वहाँ के निवासियों को जीवन प्रदान कर रहा है, रंग दे रहा है। कहने का अर्थ ये है कि चारों तरफ जो है हरियाली है और इनसे जो है लोगों को बहुत क्या मिल रही है, मदद मिल रही है। वो उनकी क्या कर रही है, मदद कर रही है। कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुंचे। जो है आड़ी तिरछी सड़क थी, आजू बाजू जो है जंगल थे, तो इसको
आड़ी तिरछी सड़क से होकर के लेखक जो है अपने साथियों के साथ अमरकंटक पहुंच जाते हैं। सोन की यह झार इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। जो सोन नदी है उसकी जो झार है जो जो गिर रहा था वो चारों तरफ से जो है दिखाई दे रही थी। आंख सरई के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है। यहाँ पर पहले ही बता दूं कि पूरा लेखक ने इसमें प्राकृतिक सुंदरता का जो वर्णन है वो किया है। तो ये अपने यात्रा में बता रहे हैं कि जो सरई के जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे उसकी हरियाली को देख करके इनका मन जो है मोह उठता था। वन की सघनता पर आश्वस्त होती है, फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है। चारों तरफ जो है वन थे, पहाड़ थे, पानी जो है बरस रहा था, गिर रहा था, चारों तरफ हरियाली थी। तो इन सबको देख करके लेखक जो है बहुत खुश हो जाते हैं। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य में पाते हैं। लंबी यात्रा चढ़ती है, लंबी घाटी चढ़ने के बाद ये जो है अमरकंटक पहुंच जाते हैं। सोन आंखों से ओझल हो जाते हैं और जो सोन नदी है वो आंखों से ओझल हो जाते हैं, यानी कि दूर हो जाता है। बारिश रुक गई है। अब जैसे ही ये जो है कहाँ पहुँचते हैं, अमरकंटक पहुँचते हैं, तो बारिश रुक जाती है। अमरकंटक की समतल और रक्ताब छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। अब ये जो है एक छोटा सा पतला सा नदी रहता है, उसको पुल के द्वारा जो है पार करते हैं। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है, लिखा है नर्मदा। और वहीं पर एक क्या लगा होता है, बोर्ड लगा होता है जिसमें नर्मदा करके लिखा होता है। तो उसको ये जो है लेखक देखते हैं। इतनी छोटी, इतनी पतली, यहाँ बहते हुए इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अब ये जो है बताते हैं कि ये जो नर्मदा है बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली बह रही है ऐसा करके, और फिर बोलते हैं कि हो सकता है बरसात का मौसम है इसलिए जो है ऐसा दिख रहा है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। कुछ मकान है, मंदिर है, संतों के आश्रम है, कार्यालय है, निर्माणाधीन जैन मंदिर है, जनजीवन है, वनवासियों का निर्द्वंद जीवन है। तो ये जो है वहाँ की आसपास के जो वातावरण है उसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि वहाँ पर क्या है, मंदिर है, संतों का जो आश्रम है, साथ ही साथ कार्यालय है, और क्या है, जनजीवन है, लोगों का जनजीवन। साथ ही साथ वनवासियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो लोग क्या है, टोकरियों में जामुन लेकर के वनवासी महिलाएं जो है बैठी है, पके पके आम के जो ढेर के ढेर ये जो है लाए हैं, साथ में वो जो है फलों को भी बेच रहे हैं। एक अजब शांति है। कुछ मिठाई की, चाय की दुकानें हैं, नारियल प्रसाद, माला, कंठी की दुकानें हैं। मंदिर वगैरह जाते हैं तो ये सब जो है चीज़ें देखने को आपको मिल जाती है। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है। नर्मदा उन्हें संभाले हुए है। अमर के कंठ से निकसित जलधार के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर के ये जो है जी रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर वहाँ के जनजीवन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नर्मदा उनको जो है संभाल करके रखे हुए हैं। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस स्टैंड के पूर्व में दुकानों की गली से होकर चलते हुए आगे बढ़ जाना एक क्या है, जलकुंड है। अब ये जो है आगे बढ़ते हैं बस स्टैंड से और दुकानों की ओर जो है चले जाते हैं, तो वहाँ पर इनको एक कुंड देखने को मिलता है, जल कुंड देखने को मिलता है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है और इसी कुंड से जो है नर्मदा का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, ये जो है बता रहे हैं। ये जो कुंड है वो 11 कोणी है, स्वच्छ और शीतल जल का मन जो है लहरा रहा है, और इसका जो पानी है वो कैसा है, बहुत ही साफ और शीतल है। कुंड के चारों ओर लगभग जो है आसपास 20 मंदिर बने हुए हैं और कुंड जो है पक्का बना हुआ है। ये जो कुंड है जिससे जो है नर्मदा का उद्गम हुआ है, उसके चारों ओर कैसे 20 मंदिर जो है बने हुए हैं, और वो जो कुंड है वो कैसा है, पक्का यहाँ पर बताया जा रहा है। कुंड विशाल है और ये जो कुंड है वो कैसा है, बहुत विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है, मुख्य द्वार भी विशाल है। और जो कुंड है, जो नर्मदा का उद्गम जो स्थल है कुंड, उसको जो है पक्का बना दिया गया है और उसकी जो भूमि है उसको कैसे रखा गया है, समतल रखा गया है। और इसका जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वो भी कैसा है, बड़ा सा है। ये जो है लेखक बता रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, कुंड के आसपास बने मंदिर मंझोले आकार में, मतलब मध्यम आकार के हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा शिव मंदिर है जिसमें शिव प्रतिष्ठित है। अब ये कुंड है, उसके पूर्व दिशा में एक छोटा सा क्या बोला गया है, शिव मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर है। अमरेश्वर के कण से ही नर्मदा निकलती है, मतलब भगवान शंकर के गले से जो है नर्मदा का उद्गम हुआ है, इसको बताया जा रहा है।
यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। मतलब ये जो कुंड है वही उसी कुंड से जो नर्मदा है वो निकली हुई है, ऐसा करके बता रहे हैं। जल शिव के कंठ से निकल करके कुंड में एकत्रित होता रहता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो जल है वो भगवान शंकर के गले से निकल करके इस कुंड में जो है एकत्रित होता रहता है और वो जो है वहां से बहती है, ऐसा करके यहाँ पर बताया जा रहा है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर के 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिल धारा के पास प्रकट होती है। अब जैसे ही ये जो कुंड है वहां से जो जल है वो 5-6 किलोमीटर दूर जो है भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर से होकर के पश्चिम में जो है कपिल धारा के पास हमको दिखाई पड़ती है, ऐसा बताया जा रहा है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप शमन करने का पुण्य लिया जा सकता है और इस कुंड में जो है लोग डुबकी लगाते हैं और अपने तन मन का जो ताप है उसको ठंडा करते हैं। मंदिरों में पूजन अर्चन आरती वंदन वैसा ही है जैसे प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। जिस प्रकार मंदिरों में जो है पूजन अर्चन होता है, आरती होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आरती और पूजा वंदन हो रहा था। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्म स्थली होने का गर्व देता है। यहाँ से रेवा आज समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। यहीं पर एक क्या है, रेवा, वो भी क्या है, नदी है, तो ये जो है पश्चिम की ओर चली जाती है। रेवा मन में स्वर्ण के विरह का ताप लिए पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये जो रेवा है वो नर्मदा को ही बोला गया है, तो ये जो है पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। चलिए, रेवा मण में स्वर्ण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। जो नर्मदा नदी है वो स्वर्ण नदी के विरह में बिछड़ने के कारण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती चली जाती है। उसकी गति में ताप और स्वभाव में क्या है, शीतलता है। जो नर्मदा नदी है उसकी गति में क्या है, ताप है, मतलब बहुत तेज है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, शीतल है। एक लोक कथा है स्वर्ण और नर्मदा की प्रणय कथा। यहाँ पर एक लेखक लोक कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, किसकी लोक कथा है, स्वर्ण और नर्मदा नदी की लोक कथा का। जूहिला नामक जो नर्मदा की सखी ने सब क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। नर्मदा की एक दोस्त थी जिसका क्या नाम था, जूहिला, तो वो जो है क्या कर देती है, सब जो है गड़बड़ कर देती है। नर्मदा जूहिला को दूती बना करके अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि नर्मदा जो है अपने प्रेम का संदेश जो है जूहिला को दूत बना करके किसके पास भेजती है, सोनभद्र के पास भेजती है। अब ये जूहिला है वो क्या करती है, जूहिला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है, वह नर्मदा का रूप लेकर के सोन का वर्ण कर लेती है। अब ये जो जूहिला है वो क्या हो जाती है, जैसे ही सोनभद्र को देखती है तो उस पर जो है मोहित हो जाती है और वो जो है नर्मदा का रूप लेकर के उसका वर्ण कर लेती है। अब जब बात जो है नर्मदा को पता चलता है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर और वेग गति से होकर के बढ़ती चली जाती है। जैसे ही बात नर्मदा को पता चलता है कि जूहिला ने जो है ये सब गड़बड़ कर दिया ऐसा करके, तो जो बहुत क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है और पश्चिम की ओर लौट चलती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती उत्ताल तरंगों के से रव करती वह बहती चली जाती है। वो जो है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है, पहाड़ों को चट्टानों को तोड़ते हुए उछलती आगे बढ़ जाती है। पीछे मुड़ करके फिर कभी नहीं देखती, वो जो है पीछे मुड़ करके भी नहीं देखती। उधर सोन यानी कि जो सोनभद्र है, इसका रहस्य का पता चल जाता है कि जो जूहिला है वो उसने ये सब किया है ऐसा करके, तो वो भी विरह संतप्त होकर के अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग जो है लगा देता है। और जैसे ये जो है एक क्या है, कथा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए वो जो है पूर्व दिशा में चला जाता है, कौन, सोनभद्र, और नर्मदा जो है पश्चिम दिशा में बहता ही चला जाता है। कुछ दूर जाकर जूहिला उससे मना लेती है, कुछ दूर जाती है तो जूहिला उसको किसको, सोनभद्र को मना लेती है और उसमें जो है मिल जाती है, समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। ये जो है एक जो है पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा, ये जो है दोनों विपरीत दिशाओं में दोनों प्रेमी बह निकलते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजरस बह रही है। तो एक छोटा सा यहाँ पर कथा दोनों के प्रेम का यहाँ पर बताया गया है। अब बात आती है माई की बगिया। सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की क्या है, भूमि है। जब ये जो सोन और नर्मदा छोटे थे तो यहाँ पर ये जो है खेल कूद करते थे, कहाँ, माई की बगिया में। वहीं पर जो है ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि
भी रही है। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि वहीं पर क्या है, ऋषि मार्कंडे की तपोभूमि, आम तथा सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगिया है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आम और सरई के वृक्ष हैं। गुलाब कावली के फूलों में यहाँ नर्मदा और स्वर्ण का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। मतलब जो गुलाब का जो फूल है वो यहाँ पर नौर और जो स्वर्ण और नर्मदा है उसके प्रेम का क्या है, प्रतीक, वो आज भी खिलता है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है और यहाँ पर भी माई की जो बगिया है वहाँ पर क्या है, छोटा सा जलकुंड। गुलाब कावली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा सा ही रह गया है। मतलब ये जो गुलाबों का जो गुलाब का जो फूल है उसका जो क्षेत्र है वो भी बहुत ही क्या है, थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ एक साधु जो है कुटिया में रहते हैं। तीर्थ यात्रियों की आंखों में गुलाब कावली का अर्क डालकर आंखों की उमस जो है दूर करते हैं। यहाँ एक बताया जा रहा है कि वो जो है क्या करते हैं, जो गुलाब जो जल होता है उसको आंखों में डाल करके उसका जो उमस है, आंखों की उमस, उसको दूर करते हैं। दृष्टि का धुंधलका छांटते हैं। लगता है नर्मदा और स्वर्ण का प्रणय गुलाब कावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। मतलब इनका बोला जा रहा है, लेखक यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो इन दोनों की जो प्रेम का जो है वो जो है आज भी लोगों को उनकी दृष्टि से उनके जो तपन है उसको कम कर रहा है। जीवन का ताप तो दोनों अपने अपने जल में समित कर रही हैं। धरती के सूखे किनारों को हंसी बांट रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। ये दोनों जो है धरती को हरियाली प्रदान कर रहे हैं, उत्सव लुटा रहे हैं। और जो जल है वो क्या कर रहा है, लोगों का जो ताप है उसको शांत कर रहा है। जूहिला के मन में खोट और सोन से उसका विवाह होने की खबर लगते ही नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर के पश्चिम दिशा में जाकर के 2-3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है। कपिल धारा के पास जल का सोता दिखाई देता है। तो जैसे ही इसको पता चलता है कि जूहिला ने जो है सोनभद्र से विवाह कर लिया और उसको जो है धोखा दिया है ऐसा करके, तो ये जो है माई की बगिया से जो है क्या हो जाती है, भूमिगत, यानी कि जमीन के अंदर चली जाती है और 2-3 किलोमीटर बाद जो है कपिल धार के पास जो है प्रकट होती है। यह प्रसंग मानवीय संदर्भ लिए हुए हैं। लोगों ने नदियों को कहीं मानवीय और कहीं पर दैवी गुणों से मंडित किया है। अधिकतर जो है नदी वो लोगों ने जो है देवी और मानवी जो रूप है वो दिए हुए हैं। नदियों को जो है देवताओं, देवी देवताओं का जो रूप है वो माना जाता है। यह लोक की मानवीय दृष्टि और व्यवहार के प्रकृति तक फैलाव का सुफल है। अलग अलग जो लोग हैं वो इसको जो है मानते हैं, परंतु तटस्थ रूप से देखने पर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि माई की बगिया से पुरातन समय में जल स्रोत बहता रहा होगा। लेखक यहाँ पर बताते हैं, यदि हम इसको अच्छे से देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर जो है क्या है, जो जल स्रोत है वो बहता रहा होगा। वही जलधारा ही वर्तमान नर्मदा कुंड से आती होगी और फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ करके बहती चली होगी। और ये जो जलधारा है वो कहाँ पर आती होगी, नर्मदा कुंड में आती होगी और फिर पश्चिम दिशा में बढ़ती चली जाती होगी। समय के परिवर्तन और अमरकंटक की वानस्पतिक संप्रदा विरल होने के इस स्रोत में अंतर आया है। धीरे धीरे इसमें क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है और साथ ही साथ वानस्पतिक जो संपदा है उसमें भी कमी हो रही है। माई की बगिया से लेकर नर्मदा कुंड तक की धारा जो है सूख गई। नर्मदा कुंड से आगे 2-3 किलोमीटर तक भी यही स्थिति रही होगी। अब क्या होता है कि ये जो माई की बगिया है वहां से नर्मदा कुंड तक की जो धारा है वो सूख गई, ऐसा जो है लेखक बताते हैं। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि क्या है, ऊंची है। एक जो क्षेत्र है वो कैसा है, ऊंचा है। उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में जो है आता रहता है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया और अपने प्राणों के रस से नर्मदा में अनादिकाल प्रणय काल से जल जीवन निश्चित हो रहा है। लगातार ये जो है बह रहा है और ये ऐसा बोला जा रहा है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से किसको, नर्मदा को जो है जन्म दिया है ऐसा करके। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को क्या दिया है, वरदान दिया है। यह अमरेश्वर शिव की अमरकंटक के माध्यम से धरती को मिली कृपा है। शिव कन्या नर्मदा के जल श्रेय में जो है अमृत धार है। ये जो है लोगों को और इस धरती को मिली हुई एक क्या है, कृपा, इसको बताया जा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है सोनमुड़ा स्वर्ण का उद्गम स्थान है। जो सोनभद्र है, जो सोन नदी है वो उसका उद्गम स्थल कौन है, सोनमुड़ा। यहाँ पर भी एक छोटा पक्का कुंड जो है बना दिया गया है। यहाँ पर भी कुंड बना हुआ है। ये जो है पहले नहीं हुआ करता था। कुंड से पतली धारा निकल करके बह रही है और ऊपर पर्वत की ओर बहती हुई मोटी आकार जलधारा में मिल करके सोन नद का रूप जो है ले लेती है। ये जो है कुंड से निकल करके ऊपर की ओर बढ़ती है और वहां से एक मोटे जलधारा का जो स्वरूप है वो ले लेती है। थोड़ी दूर जाकर सैकड़ों फीट नीचे गिर करके वृक्षों की में जो है क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। और जैसे ये जो है थोड़ी दूर जाता है
तो वृक्षों में जो है अदृश्य हो जाता है। यह सोन का पहला प्रपात है। यही प्रपात दूर दूर से जो है दिखाई देता है। तो इसी का वर्णन जो है लेखक करते हैं कि ये जो है दूर से दिखाई पड़ता है। सोनमुड़ा के कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा डाले गए सिक्के पड़े हैं। सोन अमरकंटक का क्या है, गर्व है। इसी तरह नर्मदा के उद्गम स्थल पर बना जलकुंड भी बहुत पहले पक्का नहीं था। ये जो है पहले क्या था, कच्चा था। अपने गांव में बड़े बूढ़ों और परिक्रमा वासियों से सुना कि अमरकंटक में माई रेवा बांस के भीड़ से निकली है। बड़ा हुआ यह आया तो पहले ऐसा नहीं। बांस के भीड़ से निकलने वाली बात अभी भी जिज्ञासा बनी हुई है। लगता है यहाँ अब आम दरख्त नहीं रही होगी। पहले ये जो कुंड है वो पक्का नहीं था। पहले जो है बांस का जो घेरा था उससे जो है इसको घेरा जो है किया गया था। प्रकृति अपने निसर्ग पर बार बार निहाल होकर गर्व कर रही है। सीमेंट और कंक्रीट से नदियों के उद्गम को घेराबंदी जो है शुरू नहीं हुई होगी, तब जो है पहले बांस के भीड़े यहाँ पर रहे होंगे। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब जो है कंक्रीट और जो सीमेंट नहीं हुआ होगा तब जो यहाँ पर बांस के भीड़े रहे होंगे ऐसा करके। लेकिन बाद में इसको अब क्या कर दिया गया है, पक्का कर दिया गया है। उसमें नर्मदा का जल स्रोत निकलता रहा होगा। बांस के भीड़े साफ करके कुंड का निर्माण किया हो, या प्राकृतिक स्थितियों में बदलने और बांस के वनों कटने से बांस का बीड़ा समाप्त हो गया होगा। धीरे धीरे यहाँ के जो वन है उसको काटे गए होंगे और उस वहां पर जो है एक जो समतल जो कुंड है वो बना दिया गया होगा। जो भी हो, अमरकंटक के घर जन्म लेकर नर्मदा ने सृष्टि के को सोहर गाने का अवसर दिया, जरूर दिया। नर्मदा जीवन उस उत्सव का चरम और अमर फल है। तो इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसा भी हो, नर्मदा ने जन्म लेकर के इस धरती को क्या दिया है, वरदान दिया है ऐसा करके। नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर दूर कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यहाँ से जो कुंड है नर्मदा कुंड, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पर क्या है, कपिल ऋषि की तपस्या भूमि है। और यहाँ पर 150 फीट का जो वो जो है कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। यहाँ पर एक पहला प्रपात बनाती है। कितना अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर, एक तरफ पूर्व में और पश्चिम में, दोनों तरफ सोन और नर्मदा आपस में हैं। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थरों पर बिलखती हुई आगे बढ़ती है, और जैसे ही कपिल धारा के पास ये जो है पहुंचती है तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर जो है दूध धारा है, और जैसे ही आगे बढ़ती है वहां पर क्या है, दूध धारा। यहाँ पर अनेक धाराओं में बढ़ करके पत्थरों से बहती हुई ऊपर से नीचे की ओर तेजी से जो है बहती है, और आगे चढ़ करके जो है ऊपर से नीचे की ओर तेजी से बहती है, और साथ ही क्या है, दूध धारा है। उसके कारण पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यहाँ से नर्मदा का जल खंभात की खाड़ी तक दूध ही माना जाता है। जनमानस नर्मदा को माँ जो है मानता है और उसके पानी को दूध की तरह पी करके पोषित और जीवित है। दूध धारा के बाद निर्जल और सघन वन प्रांत से नर्मदा की यात्रा आरंभ होती है। तो जो लोग हैं वो नर्मदा को जो है माता का स्वरूप मानते हैं, और इसका जो जल है उसको पी करके पोषित और क्या है, जीवित हैं। फिर है कपिल धारा के पास ऊपर बैठी जामुन बेचती वनवासी स्त्री से मैंने पूछता हूँ कि अभी तो वर्षा का मौसम है, इसलिए यहाँ नर्मदा में पानी है। प्रपात में पानी गिर रहा है, क्या गर्मी में यहाँ नर्मदा सूख जाती है? अब लेखक वहीं पर एक वनवासी जो महिला है उसको बैठी रहती, उसको पूछते हैं कि अभी जो है वर्षा का मौसम है, इस कारण जो है पानी चल रहा है, तो क्या गर्मी के दिन में नर्मदा सूख जाती है क्या, ऐसा करके। उस स्त्री का सहज उत्तर था, नर्मदा सूख जाएगी कैसे सूख सकती है बाबू, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे, नर्मदा सूख जाएगी तो संस्कृति सूख जाएगी, धरती का रस सूख जाएगा। तो उस स्त्री ने जो है बहुत सहज उत्तर दिया कि नर्मदा जो है कभी भी नहीं सूखती ऐसा करके, यदि ये सूख जाएगी तो धरती भी सूख जाएगी, प्रकृति का स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। नर्मदा अनवरत और अविराम प्रवाहमान है, इसलिए संस्कृति क्या है, जीवित है। कहने का अर्थ यह है कि नर्मदा जो है लगातार बह रही है, इस कारण जो संस्कृति है वो जीवित है। मनुष्य गतिमय है, लेकिन कपिल धारा के पास के आकाश मार्ग से तार पर लटक लटक कर जो टालियों से अमरकंटक से खनिज यानी कि एल्यूमिनियम बाल्कों को जाया जा रहा है। मतलब यहाँ से खनिज खनन करके कहाँ ले जाया जा रहा है, बाल्को, एल्यूमिनियम बाल को ले जाया जा रहा है, अमरकंटक को खोखला किया जा रहा है। नर्मदा और सोन के उद्गम पर यह अविवेकपूर्ण और अंधा प्रहार है। तो यहाँ पर जो है इसको खनन कार्य किया जा रहा है और इसको जो है खोखला किया जा रहा है। फिर बात आती है अमरकंठी
नर्मदा का यह क्षेत्र देव और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। ये बहुत पुराना जो क्षेत्र है और बहुत देव, मनुष्य, मिथक और लोक कथा, ऋषि मुनि यहाँ पर निवास किए हैं। कालिदास ने इसको क्या बोला है? आम्रकूट इसको कहा है। किसी समय में समूचा पर्वत आम तरुण और से आच्छादित था। इस समय तो आम के पेड़ विरले हैं। पहले यहाँ पर बहुत अधिक क्या था? आम का वृक्ष हुआ करता था, लेकिन अब जो है बहुत ही कम हो गए हैं। सोनमुड़ा और माई की बगिया के पास कुछ घने आम के वृक्ष अवश्य बचे हुए हैं, पर यह अवश्य है कि यहाँ के जंगलों में आम आज भी जंगल पाए जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में आपको जंगलों में आम आपको देखने को मिल जाएगा। यह क्रम पूर्वोत्तर में सरगुजा जिले के वनों तक और पश्चिम में सतपुड़ा रानी की पंचमढ़ी, जो पंचमढ़ी है वहां तक फैला हुआ है। जो आम का जो जंगल है वो सरगुजा जिले से पूर्वोत्तर में और जो पश्चिम में सतपुड़ा की रानी जो पंचमढ़ी है वहां तक फैला हुआ है। बादलों का जो रूप अमरकंटक में देखा वह अद्भुत था। वर्षा सुबह से थम गई थी। 4 बजे के आसपास देखते देखते अंधेरा सा छा गया था। जैसे ही शाम होती है तो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है और जो वर्षा है वो बंद हो गई थी। एकदम घना घना धुआं धुआं सा तैरने लगा। अब जो बादल है वो तैरने लगते हैं। नरम और आर्द्र रूपहले बादलों की चादर ने समूचे वन पर्वत सबको जो है ढक लेता है। पूरा बादल जो है सभी को क्या कर लेता है? पूरे पर्वत, पूरे जंगल को ढक लेता है। बादल हमारे आसपास आ गए, बिस्तर पर, कमरे में, सब जगह फैल गए। सब जगह जो है बादल आ गए थे। एक स्पर्शित अनुभव संपन्न किंतु पकड़ में न आने वाली अनुभूति का तैरता संसार हमारे आसपास था। बादल जो है पकड़ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जो है आसपास तैर रहे थे। हम कमरों में, दलानों में होते हुए बादलों के समुद्र पर तैरते हुए धरती पर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बादल में हम जो है तैर रहे हैं। इस प्रकार लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। जीवन में ऐसा पारदर्शी और रोमिल बादल अनुभव पहली बार हुआ। लेखक को ऐसा अनुभव जो है पहली बार होता है। घनश्याम हमारे पास थे लेकिन पकड़ से बाहर थे। वो जो है घनश्याम की बात कर रहे हैं, बादलों को जो है बोल रहे हैं कि वो जो है हमारे पास थे लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे थे। घनश्याम कहाँ, कब, किसकी पकड़ में सहज आ पाते हैं, ये जो है पूछते हैं। सुबह होते ही मौसम साफ था। अमरकंटक स्नान कर निसर्ग की अभ्यर्थना में निरत सा खड़ा था। उसकी अजूरी का जल नर्मदा बनकर बह रहा था। तो जैसे ही सुबह होती है ये जो है वहां से निकलने के लिए चढ़ जाते हैं और उसके जो प्राकृतिकता है उसको देखने के लिए लेखक चुपचाप वहां पर खड़े रहते हैं। तो ये था पाठ नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। आई होप आपको पाठ समझ आया होगा। जरूर इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।